हेलो गाइस, राधे राधे। एएस राजज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का एक टॉपिक अभिप्रेरणा, जिसका पार्ट सेकंड हम आज कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आइए हम करते हैं अभिप्रेरणा का पार्ट सेकंड। हम कुछ प्रमुख मनोसामाजिक अभिप्रेरक की बात करेंगे। यहाँ तक कर लिया था हमने, अब यहाँ से स्टार्ट करना है संबंधन से। तो प्रमुख मनोसामाजिक अभिप्रेरक क्या है? एक तो है संबंधक, जिसे एफिलिएशन मोटिव कहते हैं। भौतिक रूप से दूसरों के निकट आने की अभिलाषा संबंधन अभिप्रेरक कहलाती है। जैसे या तो हम ज़्यादा दुख में होते हैं या बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, जब हमें किसी के पास जाने की चाहना बढ़ जाती है तो उसे ही संबंधन अभिप्रेरक कहते हैं। देखो, इसमें सामाजिक संपर्क की चाह होती है। संबंधन की आवश्यकता व्यक्ति को तब पड़ती है जब वह अत्यधिक प्रसन्न हो या अत्यधिक दुखी हो। दोनों कंडीशन में ही उसे व्यक्तियों की चाह होती है उनके पास जाने की। प्रारंभिक किशोरावस्था में सर्वाधिक देखने को मिलती है। देखो, बालक उत्तर बाल्यावस्था से जैसे ही प्रारंभिक किशोरावस्था में आता है तो वह सामाजिकता की ओर प्रवेश करता है। तो ऐसे में उसको संबंधन अभिप्रेरक का सामना करना पड़ता है और वह लोगों के प्रति आकर्षित होता है। नेक्स्ट देखते हैं अभिप्रेरक आक्रामक अभिप्रेरक, एग्रेसिव मोटिव। दूसरों को हानि पहुंचाने के पीछे निहित अभिप्रेरणा आक्रामक अभिप्रेरक कहलाती है। जैसे दूसरों को कोई चाहता है, मन में ऐसे किसी ने सोचा कि मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, तो जो उसके मन में अभिप्रेरक काम कर रहा है वो है आक्रामक अभिप्रेरक, दूसरों को हानि पहुंचाने की चाहना। अब नेक्स्ट है सत्ता शक्ति अभिप्रेरक, जिसे पावर मोटिव बोलते हैं। दूसरों के संवेग एवं व्यवहार को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की इच्छा सत्ता शक्ति अभिप्रेरक कहलाती है। अब देखो, इसके अंदर एग्जाम्पल होगा। इसके अंतर्गत प्रभावित करना, किसी को नेतृत्व करना, सम्मोहित करना सम्मिलित है। ये इसके एग्जाम्पल होंगे। जैसे किसी को प्रभावित करना उसे अच्छा लगता है, किसी इंसान को नेतृत्व करना अच्छा लगता है, सम्मोहित करना अच्छा लगता है सबको। तो इसके संबंध में डेविड मैक्लीलैंड है ना, डेविड मैक्लीलैंड ने शक्ति सत्ता अभिप्रेरक के 4 स्तर बताए हैं कि ये जो शक्ति सत्ता अभिप्रेरक है ना, इसके 4 स्तर हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देने लायक है। तो इसमें बात करते हैं। पहला है बाहरी अभिप्रेरक। किसी बाहरी स्रोत के कारण अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेना ही बाहरी स्रोत है। जैसे किसी राजनेता व फिल्म स्टार को देखकर उसके जैसे एक्टिंग करना, मतलब किसी बाहरी इंसान को या कोई एक्टिविटी को देख के खुद को हूबहू ऐसा ढालना, उसको बोलते हैं बाहरी स्रोत। ठीक है। एक हो गया भीतरी स्रोत। खुद से ही अंतर्मन से मन में सोच लेना कि मुझे अब पतला होना है। इसमें व्यक्ति अंतर्मन से ही प्रेरित होता है। कोई काम करना तो खुद के मन से ही प्रेरित हो जाता है ना कि मुझे ऐसा करना है, तो वो है भीतरी स्रोत। एक है व्यक्तिगत स्तर। किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए कोई काम कर रहे हो, अगर हम किसी एक को प्रभावित करने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो होता है व्यक्तिगत स्तर। जैसे ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जैसे एक लड़की ने किसी को प्यार में धोखा दिया, तो वो जो इंसान है जो वो चाहता है कि मैं उससे कुछ बनकर दिखाऊं, लाइफ में सेटल होकर दिखाऊं, तो उसी एक व्यक्ति अर्थात उस एक प्रेमिका को प्रभावित करना चाहता है। अब लास्ट है चौथा संस्थागत स्तर। किसी संस्था से जुड़े रहने के कारण हमारा व्यवहार लोगों को प्रभावित करे। किसी संस्था से जुड़े रहने के कारण हमारा व्यवहार लोगों को प्रभावित करे। जैसे शिक्षा विभाग में उच्च पद के कारण राम से सब प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो उच्च पद से जुड़ा है ना। इसके कारण क्या है, सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं, उसके पास बैठना चाहते हैं और उससे ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट है फोर्थ अभिप्रेरक उपलब्धि अभिप्रेरक, जिसे अचीवमेंट मोटिव बोलते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कौन सा है? अचीवमेंट मोटिव। तो चलते हैं अपने उपलब्धि और श्रेष्ठता के खास स्तर को पाने की अभिलाषा उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे श्रेष्ठता का जो खास स्तर है ना, सबसे ऊंचा स्तर, उसको पाने की अभिलाषा उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। ऐसे लोग कठिनाई व चुनौती से भरे हुए कार्य को वरीयता देते हैं, क्योंकि देखो ये श्रेष्ठता के खास स्तर को पाने की इच्छा रखते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती है, तो उनको कठिनाइयाँ और चुनौती आती है और कठिनाई भरे कार्य आते हैं तो उनको चुनौतीपूर्वक करते हैं वो ऐसे लोग।
प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में यह सर्वाधिक देखने को मिलता है। जैसे किसी के घर में सभी जॉब के अंदर है तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे जॉब में ही जाएं, तो उनके बच्चों में यह उपलब्धि अभिप्रेरक काम करता है कि हमारे पापा इस जॉब पर हैं तो हम एक दिन इससे बड़ी जॉब पर पदस्थापित हों। तो ये उपलब्धि अभिप्रेरक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है चिंता ह्रास अभिप्रेरक। चिंता ह्रास अभिप्रेरक एंजाइटी डिक्लाइन मोटिव। ये पांचवा है, चिंता ह्रास अभिप्रेरक एंजाइटी डिक्लाइन मोटिव। देखो इस अभिप्रेरणा का उद्देश्य चिंता को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे ऐसे स्तर पर बनाए रखना है जिससे वह निष्पादन अर्थात परफॉर्मेंस में सकारात्मक रूप से सहायक हो। ठीक है, चिंता वहां तक करनी चाहिए जहां तक वह किसी कार्य को करने में सहायक हो, प्रेरित करती हो, ना कि चिंता को चिता तक ले जाना चाहिए। कि एक ऐसे लेवल तक ही चिंता करनी चाहिए जहां तक वो अपने को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, ना कि उसमें बाधा बने, ना कि हमें टेंशन दे। समझ गए? ये चिंता ह्रास अभिप्रेरक है। इसमें ये बोला गया कि चिंता एक निश्चित लेवल तक करनी चाहिए किसी काम के लिए, और उससे ऊपर करने पर वह क्या होती है, हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। नेक्स्ट अभिप्रेरक है जिज्ञासा व अन्वेषण अभिप्रेरक, क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन मोटिव। देखो, नए अनुभव को प्राप्त करना और नई जानकारी ग्रहण करने की इच्छा ही जिज्ञासा कहलाती है। पता है हमें। अन्वेषण अर्थात एक्सप्लोरेशन, कोई नई चीज की खोज करना, जिज्ञासा की सहज अभिव्यक्ति है। ठीक है, अन्वेषण जिज्ञासा की सहज अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जानने की इच्छा के कारण ही कोई अन्वेषण किया जाता है। हमें पता है कि कोई चीज हमें जाननी है, किसी के बारे में जानना है, तभी तो हम उसके बारे में खोज करेंगे ना। तो हम कह सकते हैं कि अन्वेषण जिज्ञासा की सहज अभिव्यक्ति है। आगे चलते हैं। 7th है अनुमोदक अभिप्रेरक, अप्रूवल मोटिव। जैसे दूसरों से धनात्मक मूल्यांकन की चाह अनुमोदन अभिप्रेरक कहलाती है। दूसरों से धनात्मक मूल्यांकन की चाह अनुमोदन अभिप्रेरक कहलाती है। जैसे छोटे बच्चे के लिए अनुमोदन का स्रोत माता पिता होते हैं। वह कोई काम करते समय या करने के बाद चाहता है कि इसे अप्रूवल मिले मम्मी पापा से कि उसने बहुत अच्छा किया। विद्यालय में शिक्षक होते हैं क्या, अनुमोदन का स्रोत शिक्षक होते हैं। बच्चा चाहता है कि टीचर ये बोले कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। किशोरावस्था में साथी व मित्र होते हैं अनुमोदन का स्रोत, वो अच्छा बुरा बताते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अभिप्रेरणा के मुख्य सिद्धांत। हम इसके अंतर्गत अभिप्रेरणा के मोटे तौर पर 11 सिद्धांत पढ़ेंगे, जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी रहती है। या तो सिद्धांत देंगे, सिद्धांत का नाम पूछ लेंगे, या सिद्धांत में कोई परिभाषा देकर उसके बारे में पूछ लेंगे, और या 4 सिद्धांत देंगे, उनमें से एक सिद्धांत अभिप्रेरणा के मुख्य सिद्धांत में से नहीं होगा और 3 होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभिप्रेरणा के मुख्य सिद्धांत में। पहला, वातावरणीय सिद्धांत, जिसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल थ्योरी। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है ये। कौन सा? वातावरणीय सिद्धांत। ओके, व्यवहारवादियों मनोवैज्ञानिकों की देन। वातावरण में उपस्थित सक्रिय उत्तेजना ही व्यक्ति की अभिप्रेरणा का कारण होती है। जैसे नालायक दोस्त को सरकारी अध्यापक पद पर देखने से राम के मन में भी अध्यापक बनने की उत्तेजना जागृत हुई। तो ये क्या हो गया? वातावरणीय सिद्धांत हो गया अभिप्रेरणा का। नेक्स्ट देखते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। हमें पता है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडोगल ने दिया था। 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी और उनसे संबंधित एक संवेग की सूची भी बनाई थी। अब चलते हैं मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, इसे बोलते हैं इंस्टिंक्ट थ्योरी। विलियम मैकडोगल ने दी। मानव द्वारा किसी परिस्थिति में किया गया व्यवहार जन्मजात मूल प्रवृत्ति के कारण होता है। ये इसने बता दिया कि जो भी व्यवहार करता है मानव किसके कारण करता है? जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के कारण करता है। अब नोट क्या है? मैकडोगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों में उनसे संबंधित संवेग की एक सूची बनाई थी, जो संवेगात्मक विकास यूनिट में था। ये याद रखो, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा पहले। थर्ड है शरीर क्रिया सिद्धांत। ये है मॉर्गन का शरीर क्रिया सिद्धांत, मॉर्गन साइकोलॉजिकल थ्योरी। देखते हैं इसे। व्यक्ति की अभिप्रेरणा बाहरी वातावरण से तय नहीं होती, अपितु केंद्रीय प्रेरक अर्थात केंद्रीय प्रेरक स्थिति खुद के अंतर्मन से निर्धारित होती है। शरीर क्रिया सिद्धांत मतलब वातावरण से तय नहीं होती है अभिप्रेरणा। ये क्या है?
केंद्रीय प्रेरक स्थिति अर्थात खुद के अंतर्मन से निर्धारित होती है, इसे बोलते हैं शरीर क्रिया सिद्धांत। अब नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। ये है मैक्लेलैंड ने प्रतिपादित किया और इसके सहयोगी रहे हैं एटकिंसन। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत पहले अपनों ने पढ़ा था वो उपलब्धि अभिप्रेरक था और ये उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है। अचीवमेंट मोटिव थ्योरी देखते हैं, चुनौतीपूर्ण व कठिन परिस्थितियों में भी श्रेष्ठता के एक खास स्तर को प्राप्त करने की इच्छा उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। यह एक परिभाषा और देख सकते हैं, कठिन कार्यों में निपुणता प्राप्त करने की आशा करना ही उपलब्धि अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सिद्धांत उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं अपने। पहली विशेषता है इसकी, उपलब्धि अभिप्रेरक से प्रेरित बच्चों में श्रेष्ठता का भाव पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये तो पता ही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। ऐसे बच्चों में प्रतिस्पर्धा या दूसरों से आगे निकलने की भावना पाई जाती है, सही है। ऐसे बच्चों में आकांक्षा इच्छाओं का स्तर बहुत ऊंचा होता है, सही है, तभी वो बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। ऐसे बच्चों में मध्यम जोखिम स्तर पाया जाता है। मध्यम जोखिम स्तर अर्थात बड़ा जोखिम नहीं लेते, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, सेफ कार्य करते हैं, परंतु चुनौतीपूर्ण कार्य तो करते हैं, पर मध्यम जोखिम स्तर अपनाते हैं, ना कि उच्च में धन की हानि ज़्यादा होती है, आर्थिक हानि, बट ये इतना जोखिम नहीं उठाते। ये सिर्फ मध्यम स्तर का जोखिम उठाते हैं, जो ना ज़्यादा हो और ना कम हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पांचवा, सफलता के लिए चिंतित रहते हैं। ये सही है, हर समय सफलता के लिए चिंतित रहते हैं। कार्योन्मुखता, वर्क ओरिएंटेड होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं। ये कार्य पर केंद्रित होते हैं या अपने काम पर केंद्रित होते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं रखते। सातवां है स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं, वह हुई कमियों को दूर करेंगे। हर काम की स्वयं जिम्मेदारी लेंगे, अगर कोई कार्य में कमी है तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेंगे और उससे जिम्मेदारी लेते हुए कमियों को दूर करेंगे। नेक्स्ट है, ऐसे बच्चों में निरंतरता पाई जाती है, कंटिन्यूटी पाई जाती है ऐसे बच्चों में। और नाइन्थ है, प्रभावशीलता दिखाते हैं ऐसे बच्चे, किसी कार्य को करने में मन से प्रभावशीलता दिखाते हैं और उनको देखकर लगता है कि इस काम को करने में इनकी रुचि है। 10th है इम्पोर्टेंट, किसी कार्य को अपने आप मन से अच्छे ढंग से व विशिष्टता के साथ करना। ये रीली व लेविस के अनुसार है, किसी कार्य को अपने आप से अच्छे ढंग से व विशिष्टता के साथ करना। वह अपने मन से करते हैं और अच्छे ढंग से विशिष्टता के साथ करते हैं। पहला ये हो गया, अपने मन से करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं, दूसरा, और ये विशिष्टता के साथ करते हैं, ये हो गया इनका तीसरा। ये किया किसने दिया, सॉरी, ये दिया रीले व लेविस के अनुसार, ये एक परिभाषा मान सकते हो आप। और 11वां है, साधारण कठिनाई वाले कार्य करेंगे जिन पर उनका नियंत्रण होता है। हाँ, ऐसे स्तर तक कठिनाई वाले कार्य करेंगे जिन पर उनका नियंत्रण है। अब देखते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक का प्रभाव। देखो, स्वतंत्र वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अर्थात परिवार के, विद्यालय का भी प्रभाव पड़ता है, सही है, उपलब्धि पर विद्यालय का प्रभाव पड़ता है, समाज का प्रभाव पड़ता है, ये तीनों का प्रभाव पड़ता है, वातावरण, विद्यालय और समाज, तीनों का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस पर। अब देखते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा का मापन कैसे किया जाता है। इस हेतु सर्वश्रेष्ठ परीक्षण है TAT, थीमेटिक, अच्छा ये इसी का है, TAT, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, ठीक है। कथानक या विषय आत्मबोधन परीक्षण कहते हैं इसको। प्रतिपादन किया इसका क्रिस्टियाना डी मॉर्गन व हेनरी ए मोरे ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक। अब चलते हैं 5वां सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइकी एनालिटिक थ्योरी। सिगमंड फ्राइड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें व्यक्ति अचेतन मन की दमित इच्छाओं द्वारा अभिप्रेरित होता है। उदाहरण, एक अच्छा कॉमेडियन वही होता है जिसकी जिंदगी में बहुत से दुख रहे हो। एक अच्छा शायर वही हो सकता है जिसका दिल टूटा हो। समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, छठा है आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत। हार्लो ने दिया आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत। इंट्रिंसिक मोटिव थ्योरी, व्यक्ति की जिज्ञासा व खोजी प्रवृत्ति अभिप्रेरणा के पीछे कारण होती है। कि व्यक्ति की जिज्ञासा व खोजी प्रवृत्ति अभिप्रेरणा के पीछे कारण होती है, आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं इसे। हार्लो ने दिया। अंतर्नोद न्यूनता, देखो इसके 3-4 नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, इसमें अंतर्नोद शून्य हो जाता है। ये है प्रेरणा प्रबलन, यहाँ प्रेरणा लिखना आप लोग, प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत,
ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहते हैं इसे। ये दोनों ही नाम इसके देखने को मिलते हैं। प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत। जैसे प्रबलन मिलते ही या कोई जैसे भोजन की चाह की है तो भोजन मिलते ही अंतर्नोद शून्य हो जाता है, उसी संबंध में है ये। देखते जाइए आगे। क्लार्क ने दिया, किसने दिया? क्लार्क ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ड्राइव जैसे चालक या अंतर्नोद का कम हो जाना, न्यून हो जाना। व्यक्ति की अभिप्रेरणा के पीछे कारण होता है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना और अंतर्नोद को शांत करना है। ठीक है, कि इसका अंतर्नोद न्यून हो जाता है, आवश्यकता जैसे पूरी होगी, आवश्यकता के पूरे होते अंतर्नोद ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। अंतर्नोद जैसे भूख की चाह थी, भूख की चाहना अंतर्नोद थी और वो शांत हो जाता है खाना मिलने यथार्थ आवश्यकता की पूर्ति के बाद। अब है एक्स वाई सिद्धांत, जिसे मैकग्रेगर ने दिया, इसे एक्स वाई थ्योरी भी कहते हैं। क्या है ये देखते हैं। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए संस्थाएं एक्स वाई विधियां अपनाती है। वाई विधि में जहां बाहरी अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित किया जाता है, वहीं एक्स विधि में आंतरिक अभिप्रेरणा का सहारा लिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रत्याशा सिद्धांत, इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। विक्टर व्रूम ने दिया था ये। किसने दिया? विक्टर व्रूम। क्या बोलता है? पुरस्कार, प्रबलन आदि की प्रत्याशा व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार के पीछे कारण होती है। प्रत्याशा या इच्छा, आशा बोल सकते हैं इसे, प्रत्याशा को आशा, एक्सपेक्टेशन, कि पुरस्कार, पुनर्बलन आदि की प्रत्याशा व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार के पीछे कारण होती है। विक्टर व्रूम ने दिया। अब चलते हैं द्वितत्व सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग का है ये, कम पूछा जाता है बट ध्यान में रखना चाहिए हमें। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में दो तत्व होते हैं, संतुष्टि कारक व असंतुष्टि कारक। यहाँ असंतुष्टि कारक थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसे असंतुष्टि कारक लिख लेना। संतुष्टि कारकों की वृद्धि अभिप्रेरणा कहलाती है, वही असंतुष्टि कारकों की वृद्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। संतुष्टि कारकों की वृद्धि अभिप्रेरणा बढ़ाती है, संतुष्टि कारकों की वृद्धि अभिप्रेरणा बढ़ाती है। जैसे संतुष्टि मिल गई तो अभिप्रेरणा की वृद्धि होगी, वही असंतुष्टि कारकों की वृद्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। असंतुष्टि कारकों को कम करने से अभिप्रेरणा बढ़ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, असंतुष्टि कारक है ना को कम करने से अभिप्रेरणा बढ़ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, याद रखना। स्वयं यथार्थीकरण या आत्मसिद्धि सिद्धांत, ये दिया मैस्लो ने। किसने दिया? मैस्लो ने। ये क्या बोलता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसे देखते हैं अभी। इसे बोलते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। देखो, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता की सोपान की हायरार्की ऑफ नीड्स का सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक है, उन्होंने अर्थात किसने? मैस्लो ने। इसके अर्थात आवश्यकता की सोपानिकी के 5 स्तर बताए हैं। व्यक्ति की अभिप्रेरणा उसकी आवश्यकताओं से तय नहीं होती है, तय होती है। क्या बताया? व्यक्ति की अभिप्रेरणा उसकी आवश्यकताओं से ही तय होती है। उन्होंने एक ही बात का जवाब दिया कि व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे उसकी आवश्यकता होती है। इम्पोर्टेंट है ये, जो निम्न से उच्च की ओर बढ़ती है। जैसे पहले एक छोटी आवश्यकता, फिर वो पूरी हुई तो बड़ी, फिर वो पूरी हुई तो और बड़ी, फिर वो पूरी हुई तो और बड़ी, ऐसे चलती जाती है। मैस्लो की आवश्यकता की सोपानिकी के 5 स्तर है। देखो, एक तो है जैविक आवश्यकता, सबसे पहले है ये, सबसे पहले, जैसे भूख, प्यास, विश्राम आदि। सेकंड है सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी, सिक्योरिटी नीड्स। इसके बाद में क्या करता है? भूख, प्यास, विश्राम के बाद में ये क्या करता है? स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है, आर्थिक सुरक्षा करता है, धन की और जीवन बीमा आदि करता है। अब उसके बाद में जब ये दोनों हो जाएंगे, सबसे पहले ये था नीचे, फिर ये आ गया, अब होगी उसे ये सब कुछ करने के बाद में अब उसे होगी प्रेम व आत्मीयता की आवश्यकता। उसे परिवार चाहिए, मित्र चाहिए, समूह चाहिए, समुदाय चाहिए आदि, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। अब इसके बाद में उनको क्या चाहिएगा? एक व्यक्ति को सम्मान की आवश्यकता, चौथे नंबर पर सेल्फ एस्टीम नीड्स। ये सब कुछ मिलने के बाद में उससे क्या होगा कि अब हमें सभी के बीच में सम्मान चाहिए। इस अवस्था में उसे सभी के बीच में सम्मान चाहिए। और लास्ट जो स्टेज है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आत्मसिद्धि अर्थात सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि का सिद्धांत। अब देखो, ये सबसे अंतिम अवस्था है। ठीक है,
यह सोपानकी का उच्चतम स्तर है और सबसे ऊपर आएगा, जो जीवन के वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित है। इसमें जो अपनों ने चाहा है ना, वो यहाँ पे आके संतुष्टि हो जाती है और हम तृप्त हो जाते हैं इस सिद्धांत में। और सबसे ऊपर का सिद्धांत है ये शैक्षिक, सामाजिक, आध्यात्मिक होते हैं। ये तीनों ही होते हैं, शैक्षिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और आध्यात्मिक भी होते हैं। क्योंकि यहाँ अध्यात्म से जुड़ी बातें आने लग जाती है उम्र के साथ में, तो व्यक्ति सामाजिक हो जाता है बिल्कुल, और शैक्षिक तो वो होता ही है। मैस्लो का मानना है कि व्यक्ति जो होता है उसे वही होना चाहिए। अंतिम अवस्था है ये, कौन सी? आत्मसिद्धि। इसमें सब कुछ सिद्ध हो जाता है, जो चाहा, जो आवश्यकता है वह यह व्यक्ति पूर्ण कर लेता है। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और नेक्स्ट पार्ट में दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।